कैसे हो मेरे भाई बंधु? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है बायोलॉजी क्लास 10 लाइफ प्रोसेस का। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। और आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन। चलिए टॉपिक को चालू करने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस का यहाँ पर आंसर कर देते हैं जो हमारी एनसीईआरटी हमसे पूछ रही है। तो चलिए 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 हम लोग इसका आंसर। तो यहाँ पहला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि व्हाई इज द डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन। तो यहाँ ये पूछा जा रहा है कि डिफ्यूजन प्रोसेस जो हम लोग का ऑक्सीजन की तो कैसे हो मेरे भाई बंधु? आई होप आपसे बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है बायोलॉजी क्लास 10 चैप्टर लाइफ प्रोसेस का। और चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए ओह, ओह, अब रहे यार। तो कैसे हो मेरे भाई? आई होप आपसे बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है बायोलॉजी क्लास 10th लाइफ प्रोसेस का। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं और आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन। तो इस टॉपिक को चालू करने से पहले हम कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स का आंसर कर देते हैं जो हमारी एनसीईआरटी हम लोग से पूछ रही है। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाई इज डिफ्यूजन insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organism like humans। तो यहाँ ये बोला जा रहा है कि क्यों डिफ्यूजन मेथड इनसफिशिएंट है अपने ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जैसे कि हम ह्यूमन। तो इसका सिंपल आंसर हो सकता है आपका बिकॉज बिकॉज आवर सेल्स आर प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी। ठीक है, आवर सेल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे बहुत सारे सेल्स इनसाइड द बॉडी प्रेजेंट है और वो इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। इसके आगे और आप ऐड कर लीजिएगा कि द सेल्स आर नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद environment, so that's why it is insufficient method to fulfill the requirement of oxygen in multicellular organism। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट। तो हम लोग कौन से क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं कि कोई भी चीज़ लिविंग है और नॉन लिविंग, मतलब अलाइव है या फिर नॉट अलाइव। तो इसके अंदर बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ब्रीदिंग हो गया। ठीक है, तो एक फैक्टर होगा ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन आर द क्राइटेरिया बाय विच वी डिसाइड दैट समथिंग इज अलाइव और नॉट। तो इसका भी आंसर आप लिख लीजिएगा। व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। ऐसे कौन से रॉ मटेरियल्स है जो हम लोग हमारी बॉडी यूज़ करती है। तो दैट्स द ऑक्सीजन और द फूड। तो 2 चीज़ें जो हम लोग यूज़ करते हैं वो है ऑक्सीजन और फूड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द रॉ मटेरियल यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म दैट वी गेट फ्रॉम आउटसाइड आर फूड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो व्हाट आर द प्रोसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। तो यहाँ पर हम लोग के पास बहुत सारे प्रोसेस हो जाएंगे जैसे कि हमारे पास हो जाएगा ब्रीदिंग, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन हो सकता है। और एक चीज़ हो सकती है, रेस्पिरेशन हो गया, ब्रीदिंग हो गया, और हम लोग का हो जाएगा एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप इस पे लिख सकते हैं कि essential for maintaining processes that are essential for maintaining life processes are breathing, respiration, excretion, digestion, circulation and etc। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को आप ऐसे करके आंसर कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, उनके आंसर भी क्लियर होंगे, बहुत सिंपल थे। चलिए अपने टॉपिक को चालू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है न्यूट्रिशन। तो चलिए इसको रीड करते हैं। व्हेन वी वॉक और राइड बाइसिकल वी आर यूजिंग अप एनर्जी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, स्टेटमेंट है कि जब भी हम कोई बाइसिकल राइड करते हैं या फिर चलते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? एनर्जी का यूज़ करते हैं। इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग अपेरेंट एक्टिविटी।
तो एनर्जी हम लोग की तब पर भी यूज़ होती है जब हम कोई एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है? खाली-खाली अगर बैठे हैं कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, तब पर भी हमारी बॉडी क्या कर रही है, एनर्जी को कंज़्यूम कर रही है। एनर्जी इज़ नीडेड टू मेंटेन स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी। तो एनर्जी क्या रख कर रही है कि एक बॉडी का स्टेट मेंटेन करके रख रही है, ठीक है? आप अगर बैठे हैं तो उस स्टेट को मेंटेन करके रख रहे हैं, तो वहाँ पे एनर्जी नहीं होगी, तो यू कैन बी फेंट, मतलब आप बेहोश हो सकते हैं वहाँ पर, ठीक है? अगर आपके पास एनर्जी नहीं होगी और आपका सर चकराने लगेगा, तो वैसी वाली चीज़ें हो सकती हैं अगर आपका एनर्जी आपकी बॉडी में नहीं है। तो एनर्जी किस लिए रिक्वायरमेंट हो रही है कि आपके बॉडी के स्टेट को वो मेंटेन करके रख रहा है। वी ऑल्सो नीड मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड in order to grow, develop, synthesis protein and other substance needed in the body। तो यहाँ पर हमें कुछ मटेरियल की भी रिक्वायरमेंट होती है जो कि हमें आउटसाइड द बॉडी मिलती है इन ऑर्डर टू ग्रो, ठीक है? हमें ग्रो करने के लिए जो भी मटेरियल चाहिए वो हमें हमारे आउटसाइड द इन्वायरमेंट से मिलती है, ठीक है? और क्या करता है, डेवलपमेंट में हम लोग का हेल्प करता है, बॉडी के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, प्रोटीन के सिंथेसिस में ये सारे मटेरियल्स हेल्प करते हैं और अदर सब्सटेंस नीडेड इन आवर बॉडी। तो बॉडी के अंदर और भी बहुत सारे अलग-अलग सब्सटेंस रिक्वायर होते हैं। द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स इज़ द फूड, ठीक है? तो जो भी हम लोग खाना खाते हैं वही हमारा क्या है, मटेरियल का सोर्स है और एनर्जी का सोर्स है, ठीक है? तो हाउ डू लिविंग थिंग गेट देयर फूड? तो कैसे एक लिविंग थिंग अपने फूड को पा सकता है या फिर कंज्यूम करता है और कहाँ से उसको ये सारे फूड मिलता है? द जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म। तो एनर्जी और मटेरियल्स का जो रिक्वायरमेंट है सारे ऑर्गेनिज्म के लिए कॉमन थिंग है, बट इट इज़ फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज। सबके लिए मटेरियल एंड एनर्जी का फुलफिलमेंट अलग-अलग तरीके से होता है। सम ऑर्गेनिज्म यूज़ सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज़, तो इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो आपका सिंपल फूड मटेरियल को ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि इनऑर्गेनिक सोर्स से, जैसे कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हो गया, जो कि इनऑर्गेनिक सोर्स है जिससे कुछ ऑर्गेनिज्म अपना सिंपल फूड मटेरियल को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं और कंज्यूम करते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म द ऑटोट्रॉफ्स इंक्लूडिंग ग्रीन प्लांट्स एंड सम आर बैक्टीरिया। तो इनमें से कुछ आपके ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स हो जाएंगे और कुछ हमारे क्या हो जाएंगे, बैक्टीरिया हो जाएंगे। अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, और बहुत सारे और ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैव बीन ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। और ये जो भी आपका कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको सिंपलर सब्सटेंस में क्या किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स इन आवर बॉडी। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को कंज्यूम करने वाले ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं, हम एनिमल्स, ठीक है? बड़े जितने भी लार्जर एनिमल्स हैं अदर देन इंसेक्ट्स और बैक्टीरियाज, वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को कंज्यूम करते हैं और उनके बॉडी के अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और सिंपलर सब्सटेंस में क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं, तब जाकर हमारे बॉडी को वो ट्रांसपोर्ट होता है ये सिंपलर सब्सटेंस बिफोर दे कैन बी यूज्ड फॉर अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। तो ये ब्रेकडाउन किस लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये ब्रेकडाउन आपका ज़रूरी है कि डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हमारे बॉडी कंज्यूम नहीं कर पाएगी, तो उसको सिंपलर सब्सटेंस में तोड़कर उसको अलग-अलग डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ग्रोथ को बढ़ाने के लिए पहुँचा दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन आवर बॉडी, ठीक है? टू अचीव दिस ऑर्गेनिज्म यूज़ बायोकैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम। जैसे कि अभी मैंने बताया कि इस चीज़ को अचीव करने के लिए, इस चीज़ को कन्वर्ट करने के लिए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में, तो हमें क्या चाहिए, बायोकैटलिस्ट चाहिए और एंजाइम चाहिए। अब बायोकैटलिस्ट क्यों बोला गया है? अगर हमने केमिस्ट्री में कैटलिस्ट से अगर सुना है, तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको मतलब इसका पता है। अगर आपको मतलब नहीं पता, मैं समझा रहा हूँ अभी कि आप बायो कैटलिस्ट इसलिए बोला क्योंकि हम लोग इसका यूज़ बायोलॉजी में कर रहे हो। कैटलिस्ट का मतलब क्या हो रहा है? कैटलिस्ट का मतलब होता है कि किसी भी रिएक्शन में अगर वो कुछ पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है? वो उस रिएक्शन की पार्टिसिपेशन स्पीड को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। कैटलिस्ट का काम होता है कि वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। और यहाँ पे बायो कैटलिस्ट क्यों बोला गया कि हम लोग बायोलॉजिकल सब्सटेंस को क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं और उनके ब्रेक डाउन के प्रोसेस को क्या कर रहे हैं, स्पीड अप कर रहे हैं। तो वहाँ पर हम लोग काम आता है एंजाइम। तो बायो कैटलिस्ट है हमारा एंजाइम, इसको ध्यान रखिएगा। दस द हेटरोट्रॉफ सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉफ। इसीलिए हमारा जो सर्वाइवल है वो डिपेंड रहता है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, हम ऑटोट्रॉफ में डिपेंड रहते हैं। अगर डायरेक्टली बात करें तो कुछ ऐसे ऐसे हर्बीवोरस एनिमल्स हैं जो कि डायरेक्टली ऑटोट्रॉफ्स को कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब डायरेक्टली प्लांट्स को कंज्यूम कर रहे हैं। और इनडायरेक्टली की अगर बात करूँ तो इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, वेजिटेबल्स कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है?
मार्केट से लेकर आ रहे हैं और वेजिटेबल्स को कंज्यूम कर रहे हैं, ग्रीन प्लांट्स को कंज्यूम कर रहे हैं। और हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड्स एनिमल्स एंड फंजाई। तो यहाँ पे हेटेरोट्रॉफिक कौन है? एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर हम भी आते हैं, और फंजाई। ठीक है, आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ आया होगा, कैसे हम अपने फूड को कंज्यूम करते हैं और कहाँ से हमें फूड प्रोवाइड होता है। अब हमारे पास आता है न्यूट्रिशन के टाइप। तो यहाँ पे हम लोग न्यूट्रिशन के 2 टाइप को पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम न्यूट्रिशन के 2 टाइप को पढ़ने वाले हैं। पहला न्यूट्रिशन का पहला टाइप हो जाएगा आपका, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और दूसरा हो जाएगा हमारे पास हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आज हम कवर करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कवर कर रहे होंगे। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। तो ये तो आपको पता होगा कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमें किस ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलता है। तो ये हमें देखने को मिलता है ग्रीन प्लांट्स के अंदर, जो कि अपना एनर्जी का रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इज दिस प्रोसेस बाय विच autotrophs take in substance from the outside and convert them into stored form of energy। तो इसके अंदर क्या होता है कि ऑटोट्रॉफ सब्सटेंस को आउटसाइड द बॉडी क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं और कन्वर्ट करते हैं उसको अपने बॉडी के अंदर, मतलब अपने अपने अंदर। ठीक है, और वहाँ पे वो क्या होता है कि एक एनर्जी के फॉर्म में वो स्टोर हो जाता है। दीज मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये जितना ही मटेरियल है वो किस फॉर्म में कंज्यूम किया जाता है ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के द्वारा? वो हमारा होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट, जो कि आगे जाकर कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। तो ये तो आपको पता होगा कि ग्रीन कलर जो भी आपका प्लांट का दिखता है वो आपका पिगमेंट होता है, जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, उसी कारण होता है। और उधर ही आपका क्या होता है, पूरा प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बिना सनलाइट के हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अधूरा है। ठीक है, और क्लोरोफिल क्या करता है आपका? सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करता है? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी मिनरल्स हैं उनको कंज्यूम करके उसके अंदर से क्या बनाता है? ऑक्सीजन बनाता है और एनर्जी बनाता है। ठीक है, और आपका ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो रही होती हैं इसके अंदर, क्लोरोफिल के अंदर। तो यहाँ से उनको क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है कि वो एनर्जी के फॉर्म में यूटिलाइज किया जाता है और प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करता है। We will study how this take place in the next section। In the next section मतलब हम लोग 11th क्लास में जब आप आओगे तो वहाँ पर आप इसको क्या कर सकते हो? अच्छे से स्टडी कर सकते हो इस पूरे प्रोसेस को, फोटोसिंथेसिस के अंदर कैसे ये फूड हमारा कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी बन रहा है। ठीक है, पूरे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को वन बाय वन आप देखोगे। द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कि आपका इमीडिएटली यूज़ नहीं हो रहा है, और वो किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है प्लांट के अंदर? वो हो रहा है स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। जब आपको बॉडी को रिक्वायरमेंट होगी, प्लांट को रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी की, तो ये स्टार्च कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होकर एनर्जी के फॉर्म में वो प्लांट को प्रोवाइड कर देगा, विच सर्व्स एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी यूज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। जैसे कि मैंने बताया कि ये आपका काम कैसे करेगा स्टार्च, कि वो एक रिजर्व फूड की तरह स्टोर हो जाएगा, रिजर्व एनर्जी की तरह स्टोर हो जाएगा। जब बॉडी को, जब प्लांट को रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी की, तब वो जाकर वो यूज़ होगा। somewhat similar situation is seen in us, where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen। अगर हम एनिमल से अपनी बात करें तो हमारे बॉडी के अंदर भी ऐसा कुछ सिमिलर सिचुएशन हो रहा होता है, जैसे कि हम लोग प्लांट के अंदर देख रहे हैं। तो हमारे पास भी कुछ एनर्जी रिजर्व रहती है, ठीक है, फ्रॉम फूड जो भी हम लोग खाते हैं, तो वो स्टोर होती है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ठीक है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारे एनिमल्स के अंदर क्या हो रहा होता है? स्टोर हो रहा होता है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का ये फर्स्ट हाफ खत्म हुआ है, और नेक्स्ट सेक्शन में हम क्या देखने वाले हैं? नेक्स्ट सेक्शन में हम इस डायग्राम्स और इस पेज को अच्छे से क्लियर करेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए लाइक और शेयर। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय।